देश की सियासत के वो किस्से, वो राजनीतिक सफरनामा जिनसे राजनीति की धारा बदल गई, राजनीति के मायने बदल गए। मंडल कमंडल के दौर से जो जातीय लकीर खींची गई, उसकी चमक और बढ़ गई। सियासत के हर दौर की पड़ताल करते हुए सियासतनामा के एक और अंक के साथ मैं हूं राजेश कुमार। अंक में बात होगी दलित राजनीति की, जिसे धार भले ही कांशीराम और मायावती की जुगलबंदी ने दी हो, मगर बदले दौर में उसका सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को मिल रहा है। साल 2022 के चुनाव में जिस तरह की दुर्गति बीएसपी की हुई है, यकीन नहीं होता कि यह वही बीएसपी है जिसकी मौजूदा मुखिया मायावती के 4 दफे मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड अब तक कोई नहीं। इसकी वजह मायावती ने तलाशी होगी। तभी तो चुनाव के बाद बड़े स्तर पर पार्टी में फेरबदल किया गया, जोनल कोऑर्डिनेटर भंग किए गए, नए लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई, नए तरीके से संगठन का निर्माण किया गया। मगर इतनी कवायद के बावजूद सवाल ये कि क्या वाकई अब यहां से बीएसपी या मायावती पार्टी को भविष्य में कभी 2007 वाले मुकाम तक पहुंचा पाएंगी? राजनीति को करीब से देखने वालों की माने तो फिलहाल 1 दशक तक तो ये मुमकिन नहीं। हाँ, कोई चमत्कार हो जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। उस समय में 2 ही पार्टियों का रास्ता, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी से लोग कहीं ना कहीं क्षुब्ध थे और उसका दूसरा जो विकल्प था वो बहुजन समाज पार्टी के रूप में इनको दिख रहा था। अगर हम चर्चा करें, भारतीय जनता पार्टी निष्क्रिय हो चुकी पार्टी उस समय थी। जहाँ तक जो विचारों की बात है, हम कहते हैं पार्टी में बदलाव की बात है, तो कहीं भी देखिए ऐसा होता है कि कोई भी पार्टी अगर चलानी है तो उसमें एक तरह से संगठन का होना जरूरी होता है, एक आपके कार्यकर्ताओं का होना जरूरी होता है, एक लीडरशिप का होना जरूरी होता है, उसके उद्देश्यों का होना जरूरी होता है और आइडियोलॉजी का होना जरूरी होता है। बीएसपी के राजनीतिक अफसान का असर इस बार उनके जन्मदिन पर भी देखने को मिला, जब 15 जनवरी को कोई तामझाम नजर नहीं आया। खैर, सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि 2007 में अपने अकेले दम पर बहुमत की सरकार बनाने वाली मायावती महज 15 साल में अपने राजनीतिक जीवन के सबसे बुरे दौर में पहुंच गईं। तो समझने के लिए मायावती के राजनीतिक तौर तरीकों को समझना होगा, जिन्होंने एक वक्त में उन्हें सत्ता के शिखर तक पहुंचाया, तो उसी तरीके ने उन्हें राजनीति के रसातल में भी ढकेल दिया है। अब जिस प्रकार से हम वर्तमान की बात करें तो बहुजन समाजवादी पार्टी के अंदर भी बहुत ज्यादा कुछ बचा नहीं है और बहन कुमारी मायावती जी जो स्वयं ही जो है उन्होंने अपने भतीजे को अब आगे कर दिया है राजनीति में और कहीं ना कहीं वो पीछे हट गई हैं। तो जो कैडर बहुत मजबूत हुआ करता था वो कैडर आज की डेट में बहुत कमजोर है। उसका कारण ये है कि या तो कई नेता मंत्री विधायक जिनके ऊपर बहुत पैसे का भ्रष्टाचार का आरोप लगा था वो कहीं ना कहीं जो है पार्टी के अंदर निकाल दिए गए या पार्टी छोड़ करके समाजवादी पार्टी या अन्य पार्टियों में चले गए। दूसरा उनका जो वोट बैंक था
जो दलित वोट बैंक था, दलित वोट बैंक आज की डेट में जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से सत्ता में आए तब से वो कहीं ना कहीं जो है इस विशेष वर्ग के लिए उन्होंने बहुत ही लाभ करने वाला काम किया, और जिसका लाभ मिलने पर वो जो वर्ग है वो कहीं ना कहीं आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी में एक बड़े पैमाने पर जो है वोट देता है। जानकारों की माने तो जिस जमीनी सियासत से मायावती ने शुरुआत की थी वो मायावती की ऐसी पूंजी थी जिसे वो संभाल नहीं पाई। चार बार उत्तर प्रदेश का ताज हासिल करने के बाद मायावती ने जो हनक वाली सियासत का अंदाजा दिखाया वो पहले उनकी खूबी बनी, लेकिन बाद के वक्त में यही उनकी कमजोरी बन गई। सवाल उठता है कि जिस खूबी से इंसान शिखर पर पहुंचता है आखिर वही खूबी उसकी कमजोरी कैसे बन सकती है। इसे समझने के लिए मायावती के राजनीतिक सफर को समझना होगा। आप बने रहिए News1 इंडिया के साथ। संघर्षों की आंच में तप के बड़ी हुई मायावती 6 भाइयों और 3 बहनों के परिवार में बचपन से ही भेदभाव का सामना करना पड़ा। लड़की होने की वजह से खुद के परिवार में ही उपेक्षा मिली, जिससे मायावती वक्त के साथ और ज्यादा मजबूत होकर उभरी। की गई। स्वर्गीय काशीराम के मरने के बाद पहली बार ऐसा हुआ था कि बहुजन समाज पार्टी बिना काशीराम के नेतृत्व के चुनाव लड़ी थी। काशीराम के प्रति लोगों में सहानुभूति थी, लोगों में उनके प्रति सम्मान था, इसलिए 2007 में मैं समझता हूं बहुजन समाज पार्टी को स्वर्गीय काशीराम के प्रयासों से या काशीराम के नाम पर उनको वोट मिला है। और तब से आपने देखा होगा स्वर्गीय काशीराम की मृत्यु के बाद 2007 के बाद किसी भी चुनाव में बसपा अपना सफल प्रदर्शन नहीं कर पाई है। मायावती की रणनीति कारगर रही। सोशल इंजीनियरिंग के इस फॉर्मूले ने मायावती को वो कामयाबी दी जो बीएसपी के सियासी इतिहास में कभी नहीं मिली थी। जमकर वोट बरसे और पहली बार मायावती ने अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनाई। अगर उदाहरण के तौर पे देखें तो यहाँ पे पहले कांग्रेस का राज चलता था, उसके बाद समाजवादी बीजेपी भी रही,
कुछ समय के लिए समाजवादी पार्टी और मायावती की बहुजन समाज पार्टी, इन लोगों ने बहुजन समाज पार्टी दलित और अत्यंत पिछड़े को लेके चली और मुस्लिम को लेके। समाजवादी पार्टी का MY फैक्टर था, मुस्लिम यादव। फिर उसके बाद देखा कि इसमें उन्हें सफलता नहीं मिल रही है। बीजेपी ने क्या किया, 2014 से पहले, चुनाव में आने से पहले उन्होंने अपने सवर्ण वोटों को तो साधा ही साधा, साथ ही साथ OBC, उसके साथ अति पिछड़े और दलित वोट को साधने की भी कोशिश की। उनके नेताओं को, अपने जो भी पार्टी में ऐसे नेता थे, उनको आगे चंद्रशेखर आजाद, भीम आदमी आर्मी, समाजवादी पार्टी, कई सारे नेता ऐसे हैं जो बहुजन समाज के वोटों पर निगाह लगाए हुए हैं और उस पर लगातार मायावती जी पर आरोप प्रत्यारोप। ऊपर से मायावती जी की बढ़ती उम्र और उनका अपने भतीजे को उत्तराधिकारी बना देना, कहीं ना कहीं बहुजन समाज में एक कन्फ्यूजन तो है। जिस तरीके से भाजपा के खिलाफ उनका एग्रेशन कम हुआ है और विपक्षी नेताओं के खिलाफ भी उनका एग्रेशन है, ऐसे में लगता है कहीं ना कहीं मायावती जी अब बहुजन समाज के लिए उतना एग्रेसिव नहीं है। जिस तरीके से महिलाओं पर, दलित महिलाओं पर जो अत्याचार की खबरें आई हैं, ऐसे में उनका सेलेक्टिव हो जाना, बंगाल पर आक्रमण करना, मणिपुर पर ना करना, कहीं ना कहीं मायावती जी के बदलते सोच को दिखलाता है। यानी मायावती के पतन की शुरुआत उसी फॉर्मूले से हुई जिसने उन्हें सत्ता के शिखर पर पहुंचाया, यानी सोशल इंजीनियरिंग। मायावती के फॉर्मूले को बीजेपी ने लपक लिया, जिसका असर 2012 में नहीं 2017 में दिखा, जब बीजेपी ने मायावती के ही फॉर्मूले से यूपी में अरसे बाद अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बना ली। सामाजिक स्तर पर जो एक रूढ़िवादी सोच है कि एक पर्टिकुलर कास्ट का व्यक्ति एक पर्टिकुलर कास्ट के व्यक्ति को देगा, उसमें भी किस तरीके की दो फाड़ हो चुकी है। जैसे पसमंदा मुसलमानों को अगर भाजपा को अपनी तरफ लाना है तो उसका जो रास्ता है वो अलग है। ट्रिपल तलाक हटाकर उन्होंने जिस तरीके के मुसलमान वोटर्स अपनी तरफ करे वो तरीका अलग था। जाटव उनके साथ नहीं है तो उसके लिए उन लोगों ने जिस तरीके से अलग SC ST OBCs को अपनी तरफ जोड़ा, उसका रास्ता अलग है। तो पूरी व्यवस्था को, पूरी वर्ण व्यवस्था का सही मूल्यों में कैसे प्रयोग करके उनको प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन भारत में दिलाने से लेकर उनको आगे लाने तक का जो एक पूरा पोर्टफोलियो है, वो आज भाजपा तैयार कर चुकी है। अपना कास्ट बुके इतना मजबूत कर चुकी है भाजपा कि अब आने वाले 10 सालों तक भाजपा को कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स पे तो कोई नहीं हरा सकता। कुल मिलाकर
रहिए न्यूज वन इंडिया के साथ। बात है 1995 की, जब मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी और कांशीराम की बीएसपी ने पहली बार गठबंधन की सरकार बनाई। लेकिन गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं था। मुलायम सिंह खुद कांशीराम से बात करना चाहते थे, लेकिन कांशीराम ने उनसे नहीं बल्कि बात की बीजेपी के लालजी टंडन से। यूपी की सियासत का काला पन्ना, लखनऊ का मशहूर गेस्ट हाउस कांड, सियासी अदावत के दौर की शुरुआत। साल 1995 में मुलायम सिंह यादव ने बीएसपी के समर्थन में सरकार बनाई, लेकिन इस सरकार में भरोसे की कमी थी। मुलायम सिंह के कई फैसले कांशीराम को राज नहीं आए, लिहाजा अंदर खाने सियासी सुगबुगाहट तेज हो गई। मुलायम सिंह को इसकी भनक लगी तो उन्होंने कांशीराम से बात करने की कोशिश की। 23 मई 1995 के दिन मुलायम सिंह मौजूदगी में हो रहा था। इसी दौरान इत्तेफाक से गेस्ट हाउस में फर्रुखाबाद से बीजेपी विधायक ब्रह्मदत्त द्विवेदी और आरएसएस के कुछ कार्यकर्ता भी मौजूद थे। मायावती ने हंगामे के दौरान खुद को एक कमरे में बंद कर दिया था। उन्मादी भीड़ दरवाजा तोड़ने को आमादा थी। ऐसे में जान की परवाह न करते हुए ब्रह्मदत्त द्विवेदी अकेले ही भीड़ से उलझ गए और पूरी बहादुरी से लड़ते हुए मायावती की जान बचाई। 2012 आते आते जिस तरह बहुजन समाज पार्टी का सत्ता पर से नियंत्रण हटता गया, उसका इकबाल घटता गया, नतीजा यह हुआ कि 2012 में विधानसभा के चुनाव में उसे करारी शिकस्त मिली। उसके बाद से वह पुनः जो है सत्ता में नहीं आ पाए। 2019 में लोकसभा चुनाव में वह समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की और उसका उसे बेहतर फायदा भी मिला। हालांकि वोट फीसदी जो है उसको 19% के आसपास रहा, लेकिन तकरीबन 10 सीटें जैसे सहारनपुर, नगीना, बिजरौर, अमरोहा, श्रावस्ती, अंबेडकर नगर, लालगंज, घोसी, जौनपुर को जीतने में सफल रही। लेकिन इसके 2014 के लोकसभा चुनाव में उसे लोकसभा की एक भी सीट हासिल नहीं हुई। ये
सियासत में अगर कोई कैडर बेस्ड पार्टी है तो उसे कभी अपने कैडर के मूल सिद्धांतों से समझौता नहीं करना चाहिए। मायावती ने यह गलती अपने राजनीतिक जीवन में 2 बार की है। एक बार कामयाबी मिली, लेकिन दूसरी बार सीधे अर्श से फर्श पर आ गई। आखिर क्या हुआ ऐसा जो मायावती मौजूदा दौर के सियासी तस्वीर से पूरी तरह गायब हो चुकी है? सोशल इंजीनियरिंग का हिट विकेट, बीजेपी ने माया के दाव से किया चित, गेस्ट हाउस कांड भूलना पड़ा भारी। याद करिए 19 अप्रैल 2019 का वो दिन जब 24 साल बाद मुलायम सिंह यादव और मायावती एक साथ मंच पर नजर आए। जगह थी मैनपुरी का मंच, जहां से मायावती ने मुलायम सिंह यादव के साथ मिलकर बुआ बबुआ की नई जुगलबंदी का ऐलान कर दिया। इतना ही नहीं, गठबंधन से ठीक पहले मायावती ने गेस्ट हाउस कांड के आरोप सुप्रीम कोर्ट से वापस ले लिए और ट्वीट कर इसकी जानकारी भी दी। मायावती ने ट्वीट किया, 2 जून 1995 का लखनऊ गेस्ट हाउस केस बसपा और सपा गठबंधन के बाद और लोकसभा आम चुनाव के दौरान ही सपा के आग्रह पर 26 फरवरी 2019 को माननीय सुप्रीम